नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इंदौर के बाद राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वो पदाधिकारियों से गुफ्तगू करेंगे। उमरन गांव में कल चौपाल लगाएंगे। साथ ही वो मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मनरेगा मजदूरों और जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो वहीं आज केरल के कोच्चि में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि लोकतंत्र पर हमले पर जनता चुप रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत के लोगों से आज्ञा पालन चाहते हैं। तो इन दौरों के पीछे क्या है राहुल गांधी की रणनीति, आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। दरअसल 8 साल पहले कर्नाटक चुनाव में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट ने आखिरी चुनौती दी है। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मानहानि के मामले में 20 फरवरी को पेश होने का अंतिम मौका दिया है। मुकदमे में आज राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अदालत ने अब अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय कर दी है। तो कैसे राहुल गांधी फंस रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले इंदौर, और आज खबर है कि वो रायबरेली भी जाएंगे। फिलहाल आज वो केरल के कोच्चि में भी मौजूद थे। इतने दौरे क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश है? देखिए, मजबूरी है। राहुल गांधी मेहनत करना नहीं चाहते, बल्कि कभी कभी मजबूरियां पैदा हो जाती है। केरल के अंदर राजनीतिक तूफान चल रहा है। अभी ये जो यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई चल रही है, उसमें से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ पूरी तरह पिछड़ रहा है। और अब अगर ऐसी स्थितियों में भी, यानी कि 2-2 टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के बावजूद कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाती है, तो ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा होगा। इसलिए परेशानी इतनी बड़ी है कि वो केरल के दौरे पर जाना पड़ा उनको, और वहां पर स्थितियां जो बदली बदली नजर आ रही है, उसमें से चेंज करने की कोशिश की। एक तो गठबंधन के सहयोगी मुस्लिम लीग के तरफ से दबाव कि नहीं सीटों की डिमांड हमने बढ़ा दी है, अब ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ केरल में 2 बड़े संगठन जिनका राजनीति में बड़ी भूमिका है, वो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गठबंधन को मुसलमानों का गठबंधन बता रहे हैं। जैसे नटेशन की बात है, अभी लंबे समय से एजवा समुदाय के वो बड़े लीडर हैं। 31% के आसपास एजवा समुदाय का वहां पॉपुलेशन है, और वो ओबीसी में आता है। इसका मतलब है कि पिछड़ा वर्ग का एक संगठन, जिसमें ये नटेशन बार बार कह रहे थे कि नहीं देखो, कुछ इलाकों में मुसलमानों का वर्चस्व ऐसा है जिसके कारण हिंदुओं को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब वो 2 दिन से बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है मुस्लिम लीग की सरकार। इसलिए अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाते हो केरल के अंदर, तो एक मान कर बैठो, यहां के हिंदुओं ने मुस्लिम लीग की सरकार बनाई है, वो उसी के इशारे पर काम करेगा। नायर सर्विस सोसाइटी, ये वहां के ब्राह्मणों का संगठन है, ये भी बोल रहा है कि नायर सर्विस सोसाइटी ये मान कर बैठा हुआ है कि यूपीए यानी कि यूडीएफ और इसमें मुस्लिम लीग की भूमिका इतनी बड़ी है कि कांग्रेस की सरकार बनने का मतलब है सारा नेगोशिएशन मुस्लिम लीग का होता है, मंत्रालय उसके पास होती है, कंट्रोल उसके पास होता है। तो हिंदुओं के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है अगर फिर से सरकार यूडीएफ की बनती है। तो ये दोनों संगठनों ने एक और बात कही है कि हिंदुओं को तो एकत्र होना ही पड़ेगा, और इकट्ठा होने के साथ साथ हिंदुओं के साथ क्रिश्चियनों को भी आना चाहिए, क्योंकि समस्या मुस्लिमों की तरफ से उसके लिए भी बढ़ रही है। अब इतनी ज्यादा ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां वामपंथी पार्टियों के लिए फिर से एक बार सर्वाइवल की गुंजाइश, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के 3 नेता 2 दिनों में, या जो पूर्व एमएलए थे, ये 3 नेता 2 दिनों के भीतर राजीव चंद्रशेखर के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े नेता माने जाते थे, जो 3-4 साल से कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविटी में, लोगों के एक्टिविटी में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और बदली परिस्थितियों में उन लोगों को लग रहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन अलग अलग क्षेत्रों में इकट्ठा हो रहे हैं। मुस्लिम
के खिलाफ और मुस्लिम अपीजमेंट के साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके अंदर नफरत बढ़ता जा रहा है, तो फिर या तो कम्युनिस्ट पार्टी विकल्प है या फिर भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। और ऐसे में राहुल गांधी जाते हैं, नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं देखो आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, सांप्रदायिकता की बात, यानी कि कांग्रेस जैसे फंसी है केरल में, लगता नहीं है कि इस बार भी परिवर्तन होगा तो कांग्रेस के पक्ष में होगा। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की फिर से सरकार बनती है कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां गेम चेंजर स्थिति में पहुंचती है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और कांग्रेस वहां पिछड़ती जा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए मजबूरी है कि वहां जाए, और मजबूरी ये भी है कि रायबरेली जाए। क्योंकि आजकल रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी बढ़ी। पिछली बार की तरह इस बार भी सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी कितना दिन, कितनी रातें और कितना समय रायबरेली में गुजार रहे हैं, एक एक का हिसाब हो रहा है। पिछले दिनों भी इनके खिलाफ यही बात हुई थी और कहा गया था कि एक रात तो रायबरेली में गुजार लीजिए, क्योंकि आपकी परंपराएं हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, तो ऐसे स्थिति में आप यहां रुकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। और अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो अमेठी वाली स्थिति यहां भी हो जाएगी। इसलिए अगर यूपी की पॉलिटिक्स करनी है, यहां से सांसद रहना है, तो राहुल गांधी के ऊपर दबाव है कि आप 2-3 महीने के अंतराल में कम से कम एक बार रायबरेली जाएं, वहां के विकास परियोजनाएं और साथ ही सांसद निधि से जो काम हुए हैं उसका निरीक्षण करें। इस बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, गेस्ट हाउस में कांड करके आएंगे और वहां फिर मनरेगा के खिलाफ ये चौपाल वगैरह जो चल रहा है, वो कौन सा क्षेत्र ऐसा चुना जाता जहां पर कंफर्टेबल तरीके से राहुल गांधी जाते और इनको लगता कि हाँ मनरेगा के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं जो सरकार ने नाम बदले हैं उस पर। इसीलिए एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया है कि पहले मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि बाहर से आए हैं, इतने दिनों के बाद अचानक से प्रकट हुए हिंदुस्तान में वियतनाम से, तो ऐसे स्थिति में अब कुछ दिन तो एक्टिविटी तेज रहेगी, मजबूरी है, दबाव है। तो इसलिए मध्य प्रदेश गए, फिर उससे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक गए और उसके बाद बीच में केरल भी गए। अब इधर फिर रायबरेली जा रहे हैं और उसके बाद फिर सब समराइज करने के बाद फिर से विदेश उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्याएं तो कांग्रेस में अभी और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सर, मजबूरन तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ऐसी क्या मजबूरी है कि कोर्ट से बार बार बुलावा आता है, अंतिम चेतावनी भी दी जाती है, राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। अमित शाह के मसले में आज उनको पहुंचना था, नहीं पहुंचे। हालांकि अब 20 तारीख को कोर्ट ने बुलाया है, उस दिन भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी हैं और जाने का मतलब है सजा को इन्वाइट करना। जी जी। क्योंकि अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं उसमें गवाह गुजर चुके हैं, सारे एविडेंस सामने में दिख रहे हैं, प्रिंटेड डिजिटल एविडेंस के साथ गवाह सामने में लाए गए और जिसकी गवाही दर्ज कर ली गई है। अब राहुल गांधी का बयान दर्ज करना है कि ये मानकर बैठे हुए हैं कि हमने जो 2018 में अमित शाह को हत्यारा कहा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्रिटिसाइज इसलिए किया था कि वो उसके सारे कार्यकर्ता एक हत्यारे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं, और जबकि दोनों फैक्चुअली रॉन्ग था। अमित शाह के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद वो उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो आरोप खत्म हो चुका था। सीबीआई भी क्लीन चिट और सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली थी, क्योंकि वो वहां गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए उनके ऊपर आरोप था इनकाउंटर का। ऐसी स्थिति में दोनों आरोप जब नहीं है तो आपने जो बोला उसका स्टेटमेंट तो जारी करेंगे, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका डिजिटल एविडेंस भी है, वो सारे सबूत हैं, और जिसने लाइव देखा था वो भी सारे सबूत हैं। तो अब राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये बात बोली कि नहीं। अगर उन्होंने बोली तो इसका मतलब है कि आपके खिलाफ मुकदमा बनता है, सजा मिल सकती है। अगर ये बोलते हैं कि मैंने ये बात नहीं बोली थी, कहने का मतलब कुछ और था, तो अस्पष्ट जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कहा जाएगा अगर इंटेंशनली आपने नहीं बोला तो आप लिखित तौर पर माफी मांगो देश से कोर्ट में, और माफी मांगने के बाद आपके
सजा के ऊपर फैसला होगा। यानी कि अगर राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 2018 में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, यह बताना पड़ेगा कि उस समय हमें कोर्ट के बारे में यानी फैसले के बारे में, सीबीआई इंक्वायरी के बारे में या फिर अमित शाह के आरोप मुक्त होने के बारे में जानकारी नहीं थी। इसी कंफ्यूजन में उन्होंने ये बात बोली है, तो इसके लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। इसलिए ये चाह रहे हैं जितना समय हो सके स्टेटमेंट के लिए 10-20 और तारीखें हों, उसके बाद फैसला आने में 3-4 साल और लग जाए। तब तक के लिए हो सकता है एक और चुनाव हो जाए, राहुल गांधी के लिए दरवाजा ही बंद हो जाएगा। 55 साल के हो गए हैं, अब 60 साल के बाद कितने दिनों तक इंतजार करते रहोगे, पीएम इन वेटिंग बने रहोगे। पहले ही कांग्रेस वाले ही अभी से ही सवाल उठा रहे हैं, कुछ दिन के बाद और सवाल उठाते उठाते बाहर ही कर देंगे कि अब आप पार्टी छोड़िए, संन्यास लीजिए, किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो अमित शाह पर निजी हमला करना राहुल गांधी को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि 20 फरवरी को अगर राहुल गांधी पेश नहीं हुए तो कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है। अब सबकी नजरें 20 फरवरी पर टिकी है। उस दिन तय होगा कि राहुल गांधी कानून का सामना करेंगे या अदालत को मजबूर करेंगे कि वो अगला कदम उठाए। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।